हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम, चूँकि हमारी इकोनॉमिक्स सीरीज़ स्टार्टेड है, हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स की वीडियोस अब पोस्ट हो रही हैं। तो इस इकोनॉमिक्स की सेक्शन में आजकल एक बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे देश में हुई है, यानी कि फार्मर बिल हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो आज हम फार्मर बिल के बारे में काफ़ी डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये बिल है क्या। और चूंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी फार्मर बिल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इस रीजंस को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाई है जो कि फार्मर बिल से रिलेटेड है। मैं इस वीडियो में आपको एमएसपी क्या है, मंडी प्राइस, एपीएमसी एक्ट, फार्मर बिल्स कौन कौन से जो कि आप मेरी स्क्रीन पे अभी इस वक्त देख पा रहे हैं, फर्स्ट बिल, सेकंड बिल एंड थर्ड बिल, 3 बिल आया है। तो इन 3 बिल के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर मेरिट्स, डीमेरिट्स या जिसे हम वरीज भी बोल सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट को शुड से इन रिटर्न क्या चीज़ लिखित में दे देना चाहिए, और फार्मर को क्या समझना चाहिए, और इसका मेरा ओपिनियन क्या है, और तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि फार्मर बिल पे आधारित है। तो फार्मर बिल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3 बिल आए हैं। पहले का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, यानी कि प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशंस बिल। सेकंड है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल। एंड थर्ड है द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल। तो ये 3 बिल आए हैं। तो सबसे पहले इन बिल को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एमएसपी क्या है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। तो हम सबसे पहले एमएसपी को ध्यान में रखेंगे, एमएसपी के बारे में चीज़ें को समझेंगे। तो देखिए, किसान जो है वो फर्टिलाइज़र प्लस सीड प्लस वाटर और लेबर, मान लीजिए इन फर्टिलाइज़र, सीड, वाटर और लेबर को मिला के कार्य करने में किसान को 1200 रुपये का खर्चा आ रहा है। और एक किसान 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल तैयार किया, तो वह चाहेगा कि कम से कम उसे मार्केट में बेचने पे 1200 तो कम से कम मिले। पर 1000 मार्केट में अगर मिल रहा है, केवल 1000 मिल रहा है 1200 की जगह, तो फिर वो तो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो अगली बार से वो फसल ही नहीं लगाएगा। तो किसान जो है इन चीज़ों को लेकर काफ़ी निराश हो सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने 1966 या 1967 के बीच में एमएसपी लागू किया था, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया था, कि सरकार जो है वो आपका जो भी चीज़ आप उगाओगे वो 1400 एमएसपी रेट तय कर रही हूँ, उसी पे मैं आपको आपका सारा मटेरियल्स खरीदूंगा। अगर 1200 आपकी लागत आ रही है उन चीज़ों को उगाने में, तो किसान चिंता मुक्त हो जाता है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं करता, क्योंकि 1200 आ रही है और सरकार तो 1400 में खरीद ही लेगी, वो एमएसपी पे खरीद लेगी। तो हम चिंता मुक्त हो गए हैं और हम आराम से अपना अपना वो उत्पादन भी, प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता है, वो बढ़ा देता ही है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब हम बात करते हैं कि एमएसपी को हम इंश्योरेंस प्राइस क्यों बोलते हैं। एमएसपी ऑल्सो कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्राइस बिकॉज गवर्नमेंट प्रॉमिस टू द फार्मर that it will be sold, the the crops which you are producing will be sold, you just freely invest your money। मतलब आप चिंता मुक्त होकर निवेश करिए, आप जो भी फसल उगाएंगे वो आराम से बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमएसपी इज अप्लाइड टू मेक ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल। एमएसपी हम क्यों लागू किए थे, ताकि उस दौरान जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था उसे हम सक्सेसफुल बनाने के लिए एमएसपी को लागू किया गया था। एमएसपी का मतलब होता है इंश्योरेंस कॉस्ट, जो कि 1866 से 67, 1866 से 1867 के बीच में ये अप्लाई हुई थी। अब बात सुनिए कि फसल, मान लीजिए फसल 2 तरीके की उस वक्त के पे एमएसपी थी, जैसे कि रबी और खरीफ। तो रबी और खरीफ पे एमएसपी है। तो फसल बोने से पहले गवर्नमेंट
रबी और खरीफ की कीमत जारी कर देती है, निकाल देती है कि खरीफ और रबी की कॉस्ट ये रहेगी। अकॉर्डिंगली जो भी फार्मर रहेगा अपने प्रोडक्शन को घटा और बढ़ा सकता है। और सरकार ये भी बोलती है कि गुड क्वालिटी की रबी और खरीफ की फसलें मान लीजिए 1886 कुंटल के हिसाब से बिकेगी, और जो लो क्वालिटी होगी मध्यम वर्ग की जो खरीफ और रबी की जो फसलें होंगी वो 1868 पर कुंटल के हिसाब से बेचे, मतलब 1886 गुड क्वालिटी, 1868 लो क्वालिटी। तो अगर फसलों का उत्पादन बढ़ाना हो तो आप उसकी एमएसपी को बढ़ा दीजिए, तो फसलों का उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा, फसलों का प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि एमएसपी के अंदर टोटल 24 क्रॉप्स आते थे, 24 क्रॉप्स एमएसपी के अंदर आते थे, लेकिन 2008 में ये संख्या 24 से घट के 23 हो गई, 23 हो गई। क्यों? वो एक क्रॉप कौन सी थी? वो एक क्रॉप थी टोबैको की, यानी कि तंबाकू, जिससे कि कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती थी। तो उस एक क्रॉप को इस एमएसपी में से हटा दिया गया, तो 24 से 23 कर दिया गया क्रॉप्स की संख्या को, जो कि एमएसपी के अंतर्गत आती हैं। अब 23 क्रॉप्स की एडवांटेजेस लोगों को, किसान को मिलेगी। इन 23 क्रॉप में 14 फसलें खरीफ की हैं और 9 फसलें रबी की हैं। एमएसपी की जहाँ तक हम बात करें तो ये एमएसपी हर साल चेंज होती रहती है, हर साल ये बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं, एक चीज़ आपको एक पॉइंट है जो कि नोट करने लायक है, वो है CACP, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्या चीज़ है? ये एक कमीशन है जो कि 1985 में फॉर्म की गई थी। ये कमीशन का मुख्य काम ये है कि ये एमएसपी को क्या रहेगी, हर क्रॉप पे एमएसपी क्या रहेगी, ये सरकार को ये सजेस्ट करेगा, ये कमीशन। ओके, सो दिस कमीशन will suggest the price of MSP to the government, which has been formed in the year 1985, named as CACP, means Commission for Agriculture Cost and Price. तो ये बातें थी MSP से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मंडी प्राइस क्या चीज़ है। मंडी प्राइस के बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो मंडी प्राइस का मतलब एग्जैक्टली ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया और सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट ने एमएसपी 1500 तय कर दी, 1500 एमएसपी तय कर दी। लेबर की कॉस्ट कितनी आई आपको? 150। तो आपको मिलेगा कितना? 1500 माइनस 150, यानी कि 1350। तो पर आधार जो रहेगा, जो बेस रहेगा, वो आपका एमएसपी ही रहेगा। तो 1350 विल बी योर मंडी प्राइस एंड एमएसपी इज 1500, पर आधार जो रहेगा वो एमएसपी ही रहेगा। अगर मान लीजिए कहीं पे लेबर चीप है, सस्ती है, तो वहाँ पे मान लीजिए 1360 रुपये आपको मिल जाएगा। लेबर की कॉस्ट अगर कम है तो 1360 में मिल सकता है एमएसपी का, या फिर एमएसपी अगर 1500 है तो आपको लेबर की कॉस्ट सस्ती है तो वहाँ पे 1400 रुपये भी मिल सकता है। लेकिन इट विल ओनली बी डिपेंड ऑन एमएसपी, मीन्स द बेस विल बी एमएसपी। अब मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन पे एमएसपी जो है उस वक्त कॉस्ट तय कर दी गई, तो एमएसपी को हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्राइस है, यानी कि ये इंश्योरेंस प्राइस है। अब ये जो भी प्रोडक्शन किया वो आपका मंडी में गया, मंडी में जो रेट कहलाएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रेट ऑफ मंडी इज कॉल्ड मंडी प्राइस, विच कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल। तो मंडी प्राइस में डेली 10 या 5 रुपए का उतार या चढ़ाव होता रहता है। इसको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म प्राइस है, और प्रोडक्शन और एमएसपी को हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्राइस है। फिर मंडी से आपकी प्रोडक्ट
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI में गई। यहाँ पे सारे फूड, सारे क्रॉप्स, सारे चीज़ें यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। यहाँ पे स्टोरेज यानी कि भंडारण किया जाता है FCI में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। अब ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से चीज़ें हर स्टेट में जाती, मान लीजिए FCI से यूपी में जाएगी, FCI से बिहार में जाएगी, FCI से महाराष्ट्र में जाएगी। सो हियर गवर्नमेंट शॉप्स आर देयर, स्टेट यानी कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार में सरकारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको राशन कार्ड्स के ज़रिए प्रोडक्ट्स की उपलब्धता हो जाती है। किस पे? इशू प्राइस पे। यहाँ पे इशू प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाती है। तो ये हो गया मेरा MSP का कॉन्सेप्ट। ये है मेरी MSP की। MSP अगर सरकार 1500 तय कर दे रही है तो आपको उससे तो नीचे नहीं ही मिलेगा, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बातें थी हमारी MSP की। अब हमें समझना पड़ेगा कि एक एक्ट है मेरे पास, APMC। APMC का नाम का एक एक्ट है जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये क्या चीज़ है? हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट है, उसमें ही एग्रीकल्चर आता है। ओके, हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल में एक स्टेट लिस्ट है जिसके अंदर एग्रीकल्चर आता है। कभी कभार क्वेश्चंस पूछता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया APMC, क्यों लाया था ये? तो इसलिए लाया था कि इन्हीं एक्ट के आधार पे मंडी विल रेगुलेट या मंडी विल वर्क। APMC का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब इस APMC को थोड़ा सा समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो समझिएगा, APMC 2008 में आया था। किसान ने मान लीजिए उत्पादन किया और फिर वो मार्केट में गया और उसे कुछ प्राइस मिला, तो वो प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय कस्टमर। वो जो प्राइस है वो कस्टमर के उस पे बेसिस पे डिसाइड किया जाता था। तो 1965 में एक कमेटी आई जिसका नाम था LK झा कमेटी। अब ये कमेटी का नाम हम LK झा क्यों बोल रहे हैं? LK झा वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, सो दिस कमेटी इज ऑल्सो नोन एज LK झा कमेटी, जिन्होंने कहा कि किसान को कितना मिलेगा उसे डर से मुक्त किया जाए, ये हमारा एजेंडा है। तो झा कमेटी ने कहा, झा साहब ने कहा कि हम किसानों को MSP देंगे। बायर जो रहेंगे यानी कि जो खरीदने वाले रहेंगे वो मंडी में मिलेंगे, तो मंडी में MSP मिल जाएगी। अगर MSP 1000 पर क्विंटल है लेकिन उसमें कुछ छिपे हुए चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि टैक्स हो गया या इन सब चीज़ें हो गई, तो मान लीजिए 64 रुपीज़ या 60 रुपीज़ कुछ हिडन चार्जेस हैं, तो 1000 में से 160 या कुछ भी कट गया, तो मान लीजिए 850 रुपये आपको मिला। तो 850 तो मिलेगा, लेकिन इसका बेस क्या रहेगा? इसका बेस MSP रहेगा जो कि सरकार ने तय किया है। मतलब एन APMC इज अ मार्केटिंग बोर्ड established by state government in India to ensure farmers are safeguarded from exploitation by large retailer, as well as ensuring the farm to retail price spread does not reach excessively high levels। मतलब ये APMC एक मार्केटिंग बोर्ड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि फार्मर को ये विश्वास दिलाता है, उन्हें ये सेफ गार्ड करता है, उन्हें ये भरोसा देता है कि आपका शोषण नहीं होगा। किससे? बड़े रिटेलर से, और जो फर्म्स हैं उनसे भी आपका शोषण नहीं होगा, और आपको रिटेल प्राइस पे चीज़ें को उपलब्धता मौजूद रहेंगी, और ये कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, हाई लेवल तक एक्सेसिवली नहीं बढ़ेंगी। ये तो था हमारा APMC, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब हम बात करते हैं हमारे फार्मर बिल की, जो कि 3 बिल आया है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, जिसे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सेकेंड है फार्मर एग्रीमेंट ऑन
प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, जिसको है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2020, एंड द थर्ड बिल इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल यानी कि 2020। पहली बिल की हम बात करते हैं जो कि है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इसमें हमें ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं, तो मैं अब इन पॉइंट्स को सम अप करके आपको एक कहानी के रूप में, एक थ्योरी के रूप में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आप यूपी में रहते हैं और सपोज़ चावल का आपने उत्पादन किया, तो यूपी के मंडी में रेट है 1100 रुपये किलो। अगर कोई आपको ये खबर दे दे कि बिहार में तो 1150 रुपये किलो है, तो ये बिल में कहा गया है कि आप अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके अपना जो भी उत्पाद है उसे बेच सकते हैं। अगर यहाँ 1100 है और वहाँ 1150 है तो आप जाके आराम से बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा है कि बैरियर फ्री इंटर और इंट्रा स्टेट मार्केटिंग, कोई भी बैरियर सब समाप्त, नो बैरियर, मतलब अब कोई भी बैरियर है ही नहीं। अगर मान लीजिए अगर आप हरियाणा में नहीं बेच पा रहे हैं तो गुड़गांव जाके बेच लो भाई, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते हैं। अपने स्टेट में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी बेच सकते हैं। यूपी के मान लीजिए मेरठ से लखनऊ चले जाके बेच सकते हैं, कोई बैरियर है ही नहीं, सब बैरियर ख़त्म। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि ये व्यवस्था तो पहले से ही थी। दिल्ली के लोग यूपी आते ही थे, बिना रोक टोक राज्यों के अंदर और राज्यों के बाहर अपना ट्रेड का काम जारी रखते ही थे। इसमें क्या नई बात है? इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले भी था। अब हम बात करते हैं प्राइवेट मंडी गॉट परमिशन। किसान डर क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है, प्राइवेट मंडी गॉट परमिशन। सरकार कह रही है कि एमएसपी मान लीजिए 1500 है, तो हम 1500 को हटा रहे हैं, यानी कि हटा नहीं रहे हैं, 1500 के स्थान पे एमएसपी कभी हटा नहीं रही है। फार्मर को लग रहा है कि डर क्या है, कि उससे लग रहा है कि अगर 1800 का लालच दे दिया प्राइवेट मंडी को तो मंडी प्राइवेट हो जाएगी, फिर अब प्राइवेट कंपनियों आ जाएंगी तो उनकी सब चलेगी, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर प्राइवेट अगर 1200 में लेने पे हमें मजबूर कर दे तो हम तो मजबूर हो जाएंगे ना देने पे कि 1200 में लेंगे। सो यू शुड, तो फार्मर कह रहा है कि यू शुड ऐड इन अ बिल कि एमएसपी विल नॉट ओवर बट गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू ऐड। You should write that MSP will lead the role of parameters. You should write in the bill that MSP will lead the role of parameters. तो ये चीज़ें हैं, फार्मर इसलिए डर रहा है क्योंकि सरकार ने कभी ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला है कि एमएसपी नहीं हटेगा, उसने बस प्राइवेट मंडियों में परमिशन दे दी है। तो अगर प्राइवेट मंडी में 1800 में अगर आप राज़ी हो तो आप 1800 में बेच लो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब 1800 में अगर प्राइवेट मंडी राज़ी हो जाती तो फार्मर को एमएसपी की ज़रूरत ही क्या, जो कि एमएसपी 1500 रुपये है मान लीजिए। और प्राइवेट में अगर 1800 में राज़ी हो तो 1800 में बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट मंडीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है, एमएसपी पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट ने कह रही है। अब मान लीजिए गेहूँ मंडी में गया, मिडिल मैन ने मान लीजिए 10 रुपये कमाया, और मंडी से कोई एक कंपनी आई, मान लीजिए एपी कंपनी, उसने 20 रुपये कमा के ले गई और उसने उसका आटा बनाया, और फिर एपी कंपनी से हम आप जैसे लोग लेंगे तो 20 रुपीज़ एपी कंपनी का और मिडिल मैन का 10 रुपया 30 रुपया हो गया, तो 30 रुपीज़ का बर्डन कस्टमर पे ही ना पड़ा। तो ये न्यू बिल ने एक कृपा की है, वो कृपा क्या है? जो प्रोडक्शन फार्मर करेगा और एपी कंपनी डायरेक्ट किसान से परचेज करेगी, सो ये 30 रुपीज़ का ग्राहक पर बर्डन नहीं रहेगा और हमें आटा जो रहेगा वो सस्ता मिल जाएगा। तो एपी कंपनी की जो कॉस्ट है वो घट जाएगी, एक्सपेंसेस जो कि मिडिल मैन पे खर्च होते थे वो अब नहीं होंगे। तो आज आटा अगर 200 रुपये का है तो कल आपको 160 रुपये का हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी मान लीजिए वो आटा डायरेक्ट नहीं खरीदता, वो बड़े बड़े एपीएमसी कंपनियों से लेता है। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। मान लीजिए 150 रुपये में लिया और किसान से तो वो 100 ही रुपये में खरीदा, तो कॉस्ट बढ़ गई। बट इफ़ कंपनी डायरेक्ट खरीदे तो पैसा कम लगेगा, पर ऐसा होगा इसकी गारंटी नहीं है। इसकी हमें गारंटी नहीं है कि जो हम लोग ये सब बातें सोच रहे हैं ऐसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फार्मर डर रहा है कि कहीं ये हमें झांसा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है।
So agriculture produce market committee means government controlled marketing of प्राइवेट मंडीज, यानी कि मार्केटिंग के जो यार्ड हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल अगर में है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल में है तो उसी को हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। तो ये बातें थी हमारी फर्स्ट बिल की। दिस फैसिलिटी वॉज ऑलरेडी देयर इन पास्ट डेज, पहले भी ये सब चीज़ें इसमें थी। अब हम बात करते हैं अपनी बिल नंबर 2 की, जो कि है फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसे हम कह सकते हैं कि एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल। एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल का मतलब, ये एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन दोनों किसानों के लिए है, किसानों को दोनों चीज़ें दी जाएंगी। उन्होंने कहा है, एक बहुत ही शानदार पॉइंट इसमें कहा है कि मान लीजिए आपका एक गांव है, उसमें छोटे छोटे खेत हैं, तो छोटे छोटे खेत में पैसा नहीं लग पाएगा ठीक से, तो आप तो धनिया फूल लगा दिया आपने, लेकिन उससे आपका कल्याण थोड़ी होगा। धनिया फूल से आज तक किसका कल्याण हुआ है? तो इस बिल में कहा गया है कि एक कंपनी आएगी आपके पास और सभी किसानों की ज़मीन को एक ज़मीन में कन्वर्ट कर देगी और उतना पैसा जो रहेगा वो किसान को दे देगी। तो लैंड का जो एरिया वो बड़ा हो जाएगा, तो उस पे कंपनी ने मान लीजिए तुलसी लगा दी, जिससे कि फार्मर की जो इनकम है, जो आय है, वो बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो कंपनी भी कमा लेगी, फार्मर भी कमा लेगा। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है इसमें। लेकिन अब इसमें डर क्या है? एक किसान से कंपनी मान लीजिए कोई एक टाई अप कर ली और कि बोली कि आप तुलसी लगाओ और मैं आपको खर्चा दे, बाद में जो भी होगा वो मैं आपसे सारा तुलसी खरीद लूँगी और आपको पैसा दे दूँगी जब ये क्रॉप रेडी हो जाएंगे। मान लीजिए ओस पड़ गई, ड्यू पड़ गए, तो तुलसी विल गेट स्पॉइल, देन कंपनी विल से दैट क्वालिटी इज़ वेरी बैड एंड नाउ वी विल नॉट टेक, सो लॉस विल बी हैपन। क्योंकि अगर वो किसान मान लीजिए तुलसी की जगह गेहूं लगाता तो कम से कम खाता तो ऐसे तो अब भूखा मरेगा, तुलसी थोड़ी ना खा पाएगा आप। तो किसान सेज, फार्मर सेज दैट कंपनी विल नीड टू गिव गारंटी that if in case of loss happens या in case of any mishappening happens, so company will be there to reimburse him। कंपनी को ये गारंटी देनी चाहिए कि अगर कोई लॉस किसी प्रकार का होता है तो कंपनी बैठी है उसे पूरा करने के लिए, उसे रियम्बर्स करने के लिए। ये डर है। और क्या डर है? अगर ऐसा होता है तो एमएसपी की फिर क्या ज़रूरत? अगर किसान प्राइवेट के ज़रिए ही लेन देन कर रहा है तो एमएसपी क्या बंद हो जाएगा? ये डर है। अगर लेन देन प्राइवेट होगा सो प्राइवेट कंपनी विल बी कवर मंडी एंड देन प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय प्राइवेट कंपनी। तो अगर मूल्य जो है वो प्राइवेट कंपनी फिक्स करेगी तो वह वही कीमत तय करेगी जिसमें प्राइवेट कंपनी को फ़ायदा हो, तो ये भी एक डर है। तो ये सब डर इस बिल नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसान को दिख रहा है। तो ये थी बातें हमारी बिल नंबर 2 की, जिसमें दोनों फार्मर के लिए किया गया है। कन्वर्जन ऑफ लैंड एक में कन्वर्ट कर देंगे, फियर और गारंटी भी हम दे ही रहे हैं, फियर ऑफ एमएसपी मैंने आपको बता दिया, और प्राइवेट कंपनी विल कवर द मंडी के बारे में भी हमने सारी डिस्कशन कर ली। अब आता है बिल नंबर 3, जो कि लास्ट बिल है। इस बिल का नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। ये एक खराबी है जिसमें ग्राहक, किसान, किसी को भी नहीं फ़ायदा है। समझते हैं क्यों? इसमें होर्डिंग को लीगल कर दिया गया है। होर्डिंग, HOARDING, मतलब कि गवर्नमेंट जमाखोरी के प्रति, स्टॉक्स क्रिएशन के प्रति लिबरल हो गई है। सपोज मान लीजिए अगर गेहूं का प्रोडक्शन हुआ 100 किलो और वो मार्केट में गया तो उसकी प्राइस कितनी होगी? 100 रुपये पर केजी। पर अगर व्यापारी व्यक्ति कोई आया, उसने 100 किलो लेके गया और 40 किलो अपने गोदाम में रख दिया, जमा कर दिया, और अब मार्केट में केवल 60 केजी उतारा, तो अब सप्लाई कम हो गई, तो अब प्राइस जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो ये जो है ये एक निगेटिव एस्पेक्ट है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। तो ये जो प्राइस बढ़ा गया, ये जो प्राइस बढ़ा दिया,
इसी को हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई, ये इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। अब इसमें डर क्या है? जमाखोरी को लीगल कर दिया है, यही डर है इसमें। जिस तो टोमेटो यानी कि टमाटर, ओनियन, प्याज, आलू, पोटैटो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर इनके होर्डिंग इनमें लग गई, इनमें जमाखोरी लग गई, तो कॉमन व्यक्ति तो इससे दूर ही हो जाएगा ना। तो ये एक तरीके का डर है। ये थी बात हमारी बिल नंबर 3 की। अब हम समझेंगे कि मेरिट्स क्या हैं इस एक्ट की। जो ये एक्ट आया है फार्मर बिल, इसके कुछ अधिनियम की अच्छाई क्या है। ये एक्ट को हम कह सकते हैं कि ये अधिनियम है, तो इस अधिनियम की अच्छाई क्या क्या है? अच्छाई भी तो है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला है गुड कंपटीशन, मतलब इनोवेशंस देखिए बढ़ेगा। ऐसा होने से इनोवेशंस बढ़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगी। तो किसानों की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो स्मार्ट हैं, तो वो देश में कहीं भी डिमांड देखेंगे, उन पर रिसर्च करके वो पहले से ही खेती करेंगे कि अब भविष्य में इसकी डिमांड होने वाली है, तो अब हम इसकी खेती कर लेते हैं। तो इसके कारण खेती जो रहेगी वो काफ़ी लाभदायक साबित होगी, प्रॉफिटेबल वेंचर साबित होगी। इसकी कल्पना इसमें की गई है। सेकंड है लाइक एवरी सेक्टर, मतलब अगर हर सेक्टर में उत्पादक को ये सुविधा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके पहले से ही, तो किसान को क्यों ना मिले ये फ़ायदा। हर सेक्टर में ना ये फ़ायदा है कि आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा किसान को क्यों ना मिले, बिल्कुल मिलेगा। थर्ड है क्रॉप पैटर्न। इससे फ़ायदा क्या होगा कि क्रॉप पैटर्न जो रहेगा वो बदलेगा। एमएसपी जिन फसलों में देता है, हम केवल खाद्य उत्पादक का ही निवेश करते हैं। हाँ, खाद्य उत्पादक पर ही निवेश करते हैं और किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पर इन पर इकोलॉजिकल लैंड ज़्यादा है। 90% ऑफ ग्राउंड वाटर आर यूज्ड इन इरिगेशन। कई लोग कहे हैं कि भारत को क्रॉप पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। सो बाय दिस क्रॉप पैटर्न विल बी चेंज्ड एंड विच विल बी बेनिफिटेड फॉर अस फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। फिर है हमारा एफपीओ यानी कि फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एफपीओ जैसी संस्थाएं बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होगा तो उसमें एफपीओ जैसी संस्थाएं, इनका क्वांटिटी बढ़ेगी। सो इट इज़ अ मॉडल ऑफ कॉरपोरेटिव फार्मिंग, जिसमें बहुत सारे किसान हिस्सेदार बन के एक उद्यम करेंगे और लाभ के हिस्सेदार होंगे। तो इस एक्ट के आने के बाद इसकी संभावनाएं जो हैं वो है खुलती हैं। तो ये बातें थी हमारी मेरिट्स ऑफ एक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं इससे जुड़ी चिंताओं के बारे में, डीमेरिट्स ऑफ दिस एक्ट के बारे में। इसमें कहा गया है, पहला है कोर्ट। इस एक्ट से सिविल कोर्ट को दूर रखा गया था। सेकंड है मार्केट रेट बेनिफिट। अगर मार्केट रेट ज़्यादा हो गया तो वो किसानों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज दे हैव फिक्स्ड रेट्स, द रेट्स आर बीन फिक्स्ड। तो इसका समाधान ये है कि रेट फिक्स करते वक्त दोनों ऑप्शनों पे ध्यान रखें। अभी ये रेट है एंड फ्यूचर में मार्केट कंडीशन के हिसाब से रेट जो रहेगा वो हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड है लीगल टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट। लीगल टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट का मतलब है ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के फंसा सकते हैं तो इसका समाधान है कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो एक मुख्य कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सरकार के द्वारा बनाया जाए। इन लोग के द्वारा, ये लोग तो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और किसानों को फंसा देंगे। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट का एक मॉडल शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, और बिना लैंग्वेज चेंज किए खाली स्थानों पे फसलों के नाम, रेट और डेट एक्सेट्रा लिखने का बस स्कोप हो, बाकी सब फिक्स कर दिया जाए, ऐसा सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। ये इसका मतलब है लीगल टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट। फिर है रेगुलेशन वीक, मतलब पैन कार्ड वाला भी
आप पैन कार्ड वाला भी आदमी कॉन्टैक्ट कर सकता है। रेगुलेशन के लिए एक सिस्टम बनाया जाए जो सभी का सत्यापन करे। इफ़ नॉट रेगुलेशन तो प्लेयर्स विल मेक ट्रॉन्स टू फार्मर्स। अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो प्लेयर्स जो रहेंगे वो फार्मर पे ट्रबल पैदा कर देंगे, परेशान करेंगे। तो पैन कार्ड वाला भी कांटेक्ट कर सकता है। रेगुलेशन के लिए एक सिस्टम ऐसा बना दो जो सभी का सत्यापन कर सके। फिर इसमें बात आती है एमएसपी की। एमएसपी की जो कि हमने इस वीडियो में शुरुआत में ही हमने इस पे डिस्कशन किया था कि एमएसपी क्या चीज़ है। तो ये बातें हो गई हमारी डीमेरिट्स ऑफ दिस एक्ट के बारे में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट को क्या चीज़ लिखित में देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड से इन रिटन। इसमें पहला है कीप एमएसपी, मतलब एमएसपी हम रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक झटके में ना हो कि 95% फसल जो है वो हम खरीदेंगे, 100% नहीं लगाएंगे लेकिन 95% हम ले लेंगे। यह एक किसान से या हम एक किसान से इतना ही ले पाएंगे, ऐसा कुछ हम झटके में हमें नहीं करना चाहिए। एमएसपी हम रखेंगे, ऐसा हम कुछ झटके में नहीं करते कि अब हम आपसे 95% ही फसल खरीदेंगे, ये कर देंगे। झटके में मत करिए, आराम से करिए। अभी लिखिए आप कीप एमएसपी, ठीक है। फिर है इक्वलिटी बिटवीन एपीएमसी एंड मंडीज, मतलब एपीएमसी को नई मंडियाँ यानी कि प्राइवेट यार्ड के बराबर रखो, तभी कंपटीशन हो पाएगा। या वह वहाँ भी टैक्स लगे तो इनका भी टैक्स हट जाए, तभी कंपटीशन जो है वो आगे चल पाएगा। थर्ड है रेगुलेशन, मतलब कि जो कॉरपोरेट आने वाले हैं उनका रेगुलेशन जो है वो ठीक से होना चाहिए, ये सरकार को देखना चाहिए। फिर कोर्ट, लीगल इंटरवेंशन भी इसमें होना चाहिए। कोर्ट को आपने दूर रखा है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोर्ट को भी इसमें शामिल करना चाहिए, ऐसी ये गलत बात है। तो ये थी हमारी गवर्नमेंट शुड से इन ब्रिटेन। आप पीछे देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन का एक ये अशोका हॉल है, काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ भी हमें जाननी चाहिए। फिर है मेरा गवर्नमेंट शुड से इन रिटर्न के बाद फार्मर शुड। फार्मर को क्या करना चाहिए? फार्मर को लिए पहला पॉइंट ये है कि बी रेडी टू चेंज, यानी कि बदलाव तो ज़रूरी है, हर एक इंसान में बदलाव होना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है बी रेडी टू चेंज। सेकंड है प्रिपरेशन फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव फॉर न्यू जनरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब ग्लोबल कंपटीशन की तैयारियां नई पीढ़ियों को करने की अभी से ज़रूरत है। अभी से ही नई पीढ़ियां जो हैं वो ग्लोबल कंपटीशन में खड़े होने, अपने आप को स्थापित करने के लिए तैयारी में जुट जाएं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस विद फार्मर्स। अमीर किसान ये न माने कि सारा हक उन्हीं का है, मध्य किसान का भी हक है, छोटे वर्ग किसान का भी हक है। सब्सिडी, मेरिट इसका ये है कि जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक बीज हो गए, साइंटिफिक चीज़ें हो गई, ये लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसके नॉन मेरिट क्या है? अगर हम ऐसी सब्सिडी की मांग कर रहे हैं जो कि शॉर्ट पीरियड तक ही हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, तो ऐसा चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये है फार्मर को क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, जो कि मेरा अभी हम इतनी देर से की चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इसका क्रक्स क्या हो सकता है? तो पहला है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बिल विदाउट कंसल्टेशन विद फार्मर्स। गवर्नमेंट ने एक झटके में बिल निकाला बिना किसानों से बात किए। सेकंड है पास्ड बिल विदाउट कंसल्टिंग मिनिस्टर। सांसदों से बिना बात किए हमने बिल पास कर दिया, गलत बात थी। थर्ड था नॉन कंसल्टेड विद फार्मर्स। किसानों ने अगर बात करना चाहा, बात नहीं की। फिर है सरकार ने भाव नहीं दिया जब वे कह रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे। नॉट पे अटेंशन व्हेन दे सेड टू प्रोटेस्ट। तो ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल भाव नहीं दिया उन्होंने। फिर कहा ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज वर्स्ट। जब किसानों ने बात करने के लिए दिल्ली आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट ख़राब था, तभी उन्होंने दिल्ली को घेर लिया। तो सहानुभूति की लहर जो थी वो किसानों के पक्ष में चली गई। तो ये था इस पूरे डिस्कशन का सार, यानी कि क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन। अगर हम बात करें मेरा खुद का ओपिनियन क्या होना चाहिए, तो वो ये है कि गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट स्टेप बैक फॉर इट। पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब
कानून वापसी को, इस कानून को वापस नहीं लेना चाहिए। हाँ, इम्प्रूवमेंट कैन बी डन, सुधार कर सकते हैं आप, वापस मत लीजिए, सुधार कर दीजिए इसी में, क्योंकि नेसेसरी एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यस, क्योंकि ये कृषि सुधार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 1991 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट था, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कृषि सुधार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बस गति जो है वो कंट्रोल में रहे, तो इसीलिए फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल, जो उसका गति है वो कंट्रोल में रहे। करना तो है ही, सुधार तो करना ही चाहिए, गति जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल में रहे। फिर है विजिबिलिटी ऑफ क्लियर इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो नीयत है वो साफ दिखाई दे, विजिबिलिटी ऑफ क्लियर इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। फिर है डू कन्वर्सेशन विद फार्मर्स, यानी किसानों से बातचीत से ही लेके चले, बातचीत से ही चीज़ें सुलझ जाती हैं, तो बातचीत से आगे बढ़े। हाँ, ये चीज़ थी इसमें फार्मर बिल से रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छा ये पॉइंट बन जाता है, जहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यानी कि या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लीजिए, आप इकोनॉमिक्स का कोई भी चीज़ें उठा लीजिए, आजकल के आने वाले दिनों में क्या पता आपको इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर के रूप में मिल सकता है कि फार्मर बिल क्या था, ये चीज़ें क्या थी। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बताया ये यूपीएससी लेवल तक का ही जानकारी थी। हाँ, लेकिन आप यूपीएससी के लेवल में अगर आप जा रहे हैं तो आप इसको बहुत ही डिटेल में, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस, यू नीड टू डू डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। एंड सो दिस इज़ द फुल एक्सप्लेनेशन फॉर फार्मर बिल। सो अब ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये मेरा इकोनॉमिक्स का वीडियो था जो कि फार्मर बिल से रिलेटेड था। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, and do like, share and subscribe my channel to get all the important updates regarding each and every kind of things. So thank you and stay safe, stay healthy. Bye.